नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। राज की बात में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई बड़ी घटना की, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इससे पूरा देश प्रदेश दहल चुका है। बात होगी हाथरस की घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की, जिन्होंने इस हादसे के बाद सख्त एक्शन लिया है। बात होगी भोले बाबा की, जो अभी तक इस मामले में फरार चल रहा है। आखिर कौन है भोले बाबा, यह भी बताएंगे। क्या है इस भोले बाबा का इतिहास, यह भी दिखाएंगे। फिर बात करेंगे हरियाणा की। आखिर हाथरस हादसे के पीछे की वजह क्या है और हरियाणा से इसका क्या कनेक्शन। कैसे कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, इस पर भी बात होगी। और उनके घरों की खुशियां किसने और कैसे छीनी, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जिक्र होगा हाथरस हादसे से पहले के उस वीडियो का, जिसे देख आपके भी हाथ पांव फूल सकते हैं। आखिर इतनी भीड़ के बावजूद प्रशासन सजग क्यों नहीं था, और आखिर में चर्चा होगी उन घटनाओं की जो घटित हुई, लेकिन प्रशासन ने इन घटनाओं से सबक नहीं लिया, जिससे हाथरस की यह बड़ी घटना घटित होती हुई नजर आई। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं कई घायलों का इलाज अभी भी जारी है। इस घटना पर पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दुख जताया। वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। चारों तरफ बिछी हुई लाशें, रोते बिलखते लोग। ये दृश्य है हाथरस के सिकंदराराव के रतिभानपुर की, जहां एक सत्संग पंडाल में भगदड़ मचने से 121 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है जी। यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी, और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है जी। एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। सत्संग में शामिल पीड़ित महिला और लड़की ने बताया कि यह हादसा काफी भीड़ के आने के कारण हुआ, क्योंकि भीड़ को जाने का रास्ता नहीं था, जिससे वहां जाम लग गया और एक बड़ा हादसा हुआ। सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म किया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, पाँव धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पर खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा संसद सत्र के दौरान मंगलवार को घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आदरणीय सभापति जी, इस समय
चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने जांच का भी निर्देश दिया, जिससे इस घटना का खुलासा हो सके। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। सीएम योगी के अलावा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कई नेताओं ने ट्वीट कर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। गौरतलब है कि हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन हादसे की जांच में जुट गई है, जिससे हादसे का खुलासा हो सके और लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की जा सके। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाथरस में हुए हादसे के बाद योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है और वो इस घटना पर अपनी पैनी निगाह भी बनाए हुए हैं। साथ ही साथ पल पल का अपडेट भी लिया जा रहा है, जिससे इस मामले में संलिप्त किसी भी दोषी को बख्शा कतई न जाए। हाथरस कांड पर यूपी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस पहुंचे और अफसरों के साथ बैठक की। घायलों और चश्मदीदों से घटना की जानकारी ली। बाद में उन्होंने मीडिया को संबोधित कर अब तक की जांच के बारे में जानकारी दी। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। सीएम योगी ने कहा कि घटना की तह तक जाने के लिए जांच कमेटी गठित की है। इस पूरे हादसे में 121 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर
इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। बता दें कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ हादसे वाली जगह पर गए थे, जहां उन्होंने घटना का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने इस घटना में घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हाल जाना। मैंने यहाँ पर भी, हाथरस में भी और सिकंदराबाद के घटनास्थल का मैंने दौरा किया। यद्यपि वहां काफी बारिश थी और वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे और भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके इसको देखने के लिए वहां पर मैं स्वयं गया था। और हमारे 3 मंत्री यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे थे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे हैं। सीनियर अधिकारीगण भी यहाँ पर, पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहाँ पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। गौरतलब है कि हाथरस पुलिस ने इस मामले में कार्यक्रम के मुख्य सेवादार और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित कई मामलों में केस दर्ज किया है, जिसकी जांच अब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस जांच में क्या कुछ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हाथरस में मची भगदड़ के बाद पुलिस ने कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन इसमें भोले बाबा का नाम FIR में शामिल नहीं, जो इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु था। आखिर कौन है भोले बाबा जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की? क्योंकि इस घटना को लेकर एक तरफ जहां कुछ लोग बाबा को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस मामले में सेवादारों को दोषी बताते हैं। उत्तर प्रदेश का हाथरस एक बार फिर चर्चा में है, जिसका कारण वो सत्संग है जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली और कितने लोगों के घरों को उजाड़ दिया। वहीं कई लोग घायल भी हो गए, जिनका इलाज जारी है। अब एक सवाल उठने लगा है कि आखिर वो भोले बाबा कौन है, जिनका सत्संग सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। वे बचपन से ही अपने पिता के साथ खेती करते थे। पुलिस विभाग में 18 साल तक नौकरी की। 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने VRS ले लिया। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा की कोई संतान नहीं है। वे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का शुरुआत से ही अध्यात्म की तरफ झुकाव था। इसे लेकर उन्होंने अध्यात्म की ओर रुख किया। संत बनने से पहले भोले बाबा यूपी पुलिस की नौकरी करते थे। 2006 में इन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी से VRS ले लिया था। उसके बाद अपने गांव में ही रहने लगे थे। इसके बाद वे गांव-गांव जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं और उन्हें चंदा भी मिलने लगा। धीरे धीरे उनके सत्संग का आयोजन किया जाने लगा और वे पश्चिमी यूपी में लोकप्रिय हो गए। सूरजपाल के 3 भाइयों में से एक की आकस्मिक मौत हो गई थी। बहादुर नगर में अपने भाई के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया। इनका आश्रम भी बहादुर नगर में ही है। भोले बाबा ने खुद का नाम बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। आखिर क्या है उसका कारण, ये भी जान लीजिए। भोले बाबा खुद को हरि का शिष्य मानते हैं। इस वजह से उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया।
वे अपने प्रवचन में अक्सर कहते रहे हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। वे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से सत्संग का आयोजन करते रहे हैं। नारायण हरि को सत्संग के समय हमेशा सफेद सूट और नीली टाई पहने देखा जा सकता है। उनकी पत्नी अक्सर उनके साथ सत्संग के दौरान मंच पर बैठी नजर आती हैं। उनकी पत्नी को माता श्री कहा जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भोले बाबा के कार्यक्रम के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ी थीं, जिससे यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में सत्संग का आयोजन जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से अधिक लोग सत्संग में शामिल हुए थे। उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। गौरतलब है कि बहादुर नगर में आश्रम खोलने के बाद गरीब और वंचित वर्ग के लोगों में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। आज के समय में उनके लाखों अनुयायी हैं। वह सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स को रखते हैं जो उनके सत्संग की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाथरस हादसे के बाद प्रशासन जांच में जुटा है, जिससे इसके कारणों का खुलासा हो सके। इसे लेकर एसडीएम सिकंदरा राव ने जिला अधिकारी को एक रिपोर्ट भी भेजी है, जिसमें उन्होंने कारणों का जिक्र किया। आखिर क्या है वो कारण, इसे जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्संग वाले भोले बाबा हादसे के बाद से ही फरार हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि आयोजनकर्ताओं ने 80,000 की भीड़ के लिए अनुमति मांगी थी। आयोजनकर्ता को तय मानकों के मुताबिक बहुत सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो सत्संग के दौरान नहीं की गई। पहले एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया। मार्किंग करके पॉइंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं मार्किंग नजर नहीं आई। इमरजेंसी रास्ता नहीं बनाया गया। 80,000 लोगों के हिसाब से मेडिकल टीम नहीं थी। मेडिकल टीम थी भी या नहीं, ये भी जांच का विषय है। कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे की व्यवस्था नहीं थी। भीड़ के हिसाब से वॉलंटियर कम थे। प्रशासन की तरफ से फोर्स भी ना के बराबर लगाई गई थी। खाने पीने का उचित इंतजाम नहीं था। जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा, उस पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। आयोजकों ने जो अनुमति ली, उसमें सभी बातों का जिक्र नहीं था। पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, जो नहीं किया गया। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनाने थे, लेकिन नहीं बनाए गए। छोटा सा कच्चा रास्ता बनाया गया था। अनुमति लेने और देने दोनों में बड़े स्तर पर लापरवाही की गई। सत्संग में भगदड़ को लेकर एसडीएम सिकंदरा राव ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। इसमें बाबा के ब्लैक कमांडो और सेवादारों की धक्का मुक्की के कारण भगदड़ होना बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सत्संग के पंडाल में 2 लाख से अधिक की भीड़ थी। भोले बाबा लगभग दोपहर 12:30 बजे पंडाल में पहुंचे और 1 घंटे तक कार्यक्रम चला। लगभग 1:40 पर बाबा का काफिला पंडाल से निकलकर जीटी रोड पर एटा की ओर जाने के लिए बढ़ रहा था। भोले बाबा जिस रास्ते से निकल रहे थे, उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए चरण रज को माथे पर लगाने लगे सत्संगी महिला पुरुष। जीटी रोड के किनारे और बीच में बने डिवाइडर पर काफी अधिक संख्या में दर्शन के लिए पहले से लोग खड़े थे। ये लोग डिवाइडर से कूद कर बाबा के दर्शनार्थ वहां की ओर दौड़ने लगे। बाबा के साथ उनके निजी सुरक्षाकर्मी और सेवादारों ने बाबा के पास जाने से रोकने के लिए धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की करने से कुछ लोग नीचे गिर गए। तब भी भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल हो गया। राहत की सांस लेने के लिए कार्यक्रम स्थल के सामने सड़क की दूसरी ओर खुले खेत की तरफ लोग भागे, जहां सड़क से खेत की ओर उतरने के दौरान अधिकांश लोग फिसल कर गिर गए। भीड़ उनके ऊपर से होकर इधर उधर भागने लगी, जिसमें कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार एसडीएम ने स्वयं और पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने हताहत लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। इनमें से 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि भोले बाबा के सत्संग में पूरी व्यवस्थाएं सेवादारों के हाथ में ही होती हैं। कुछ शिष्य पुलिस से भी हैं। इनमें से कुछ मौका मिलने पर प्रवचन के समय आ जाते थे। प्रवचन स्थल तक बाबा के लिए अलग से एक रास्ता भी बनाया गया था। इस मार्ग पर बाबा का काफिला ही निकलना था। इसके अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ से ठीक पहले के वीडियो सामने आए, जिसे देख आपको भी खुद पर यकीन नहीं होगा कि आखिर इतनी भीड़ के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। क्योंकि अगर समय रहते कोई कदम उठाया जाता तो शायद इस भयावह घटना को रोका जाता। जिन तस्वीरों को देखकर आपका भी दिल दहल सकता है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश, कमजोर दिल वाले इसे बिल्कुल ना देखें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ से ठीक पहले के कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें देखा जा सकता है कि सत्संग में किस कदर लोगों की भीड़ है। महिलाएं, बच्चे और पुरुष पंडाल में खड़े होकर बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। बाबा को देखने के लिए भीड़ व्याकुल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद भी व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पंडाल में इस कदर भीड़ है कि 2 महिलाएं खंबे पर चढ़ी हुई हैं और बाबा का दर्शन करने को आतुर हैं। वहीं उसके चारों तरफ खचाखच भीड़ है जो बाबा का जयकारा लगा रहे हैं, जो उन महिलाओं को खंबे पर चढ़ने से भी मना नहीं कर रहे। वहीं ये वीडियो पंडाल से बाहर का है, जिसमें आप लोगों की चलती हुई भीड़ देख सकते हैं। चलती हुई सड़क है जिस पर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं लोग चलती सड़क पर एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हैं और गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं पंडाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पंडाल में इतनी भीड़ है कि चींटियों का सरकना भी मुश्किल है। गौरतलब है कि हाथरस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी फुल एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वयं हाथरस पहुंचे और यहां उन्होंने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और फिर सीएम योगी सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे से पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, जिसे लेकर प्रशासन को सबक लेने की जरूरत है, या फिर कहें उन भक्तों को भी यह सबक जरूर लेना चाहिए जब वो ऐसी जगह पर जाएं तो भगदड़ कतई ना करें। साल दर साल गुजर जाते हैं और प्रशासन से लेकर ऐसे भक्त लगातार सामने आते हैं। प्रशासन ने किसी भी घटना से सीख ली हो लगता नहीं, जिससे इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भारत में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ होने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार लोग इसी तरह की भगदड़ का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। 31 मार्च 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से कम 36 लोगों की मौत हो गई। 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 20 अन्य घायल हो गए। 3 अक्टूबर 2014 को दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। 23 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ की शुरुआत नदी के पुल टूटने की अफवाह से हुई, जिसे श्रद्धालु पार कर रहे थे। 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं?
अभी तक जो मामले सामने आए हैं उस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रशासन की काफी लचर भूमिका रही है। सुरक्षा भगवान के भरोसे रहती है। बिना जांच परख के ही कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी जाती है। कार्यक्रम स्थल पर उम्मीद से अधिक लोग आते हैं, ऐसे में प्रशासन उनके लिए तैयार नहीं रहता है। कई कार्यक्रमों में देखा जा सकता है कि सुरक्षा के साथ समझौता किया जाता है। न मौके पर एम्बुलेंस रहती है, न ही फायर कंट्रोल की टीम रहती है और न ही जरूरत के मुताबिक सुरक्षा कर्मी। ऐसे में जरा सी लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने हाथरस हादसे से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखा और समझा भी, लेकिन अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? अभी तक जो मामले सामने आए हैं उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासन की भूमिका ऐसे मामलों में लचर रह जाती है। सुरक्षा भगवान के भरोसे ही होती है। बिना जांच परख के ही कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी जाती है, जो इस तरह की घटनाओं को आमंत्रण दे देती है। लेकिन क्या इन घटनाओं के लिए सिर्फ प्रशासन ही दोषी है? अगर नहीं तो आप बताइए, इस तरह की घटनाओं के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।